नमस्ते बच्चों, मैं सपना आंचलिया अपने YouTube चैनल सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम वितान पाठ्य पुस्तिका का पाठ 2 राजस्थान की रजत बूंदे पढ़ रहे थे, जिसका एक भाग हम पढ़ चुके थे। आज हम दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है, अर्थात जमीन के अंदर जो खड़िया पत्थर की पट्टी चलती है वह वर्षा के जल को भूतल तक खारे पानी में जाके मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच में अटक कर नमी की तरफ फैल जाता है और वर्षा का जल जो है खड़िया पत्थर की पट्टी तक जाकर रुक जाता है और बीच में बालू रेत के अंदर नमी के रूप में फैलने लगता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। अर्थात प्रकृति की एक और उदारता यहाँ काम करती है कि यहाँ का पानी जो है वह वाष्प बनकर नहीं उड़ता है, क्योंकि बालू रेत के अंदर जब नमी समाई जाती है तो बालू रेत के कण जो है सूर्य की किरणों को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं, जिसके कारण बालू रेत के अंदर जो पानी की नमी है वो बनी रहती है। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। यानी मरुभूमि में बालू रेत के कण बहुत बारीक होते हैं। वे अन्यत्र का अर्थ होता है अन्य जगह मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह गीले होकर आपस में चिपकते नहीं हैं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसीलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जहाँ लगाव है अर्थात मिट्टी के कणों में जहाँ लगाव होता है, मिट्टी के कण जब गीले होकर जब आपस में मिल जाते हैं तो वहाँ पर फिर अलगाव भी होता है, फिर वे अलग भी होते हैं। यानी कि मिट्टी जब बारिश में गीली होकर जब चिपकते हैं मिट्टी के कण आपस में, तो जब सूखती है तब उसमें दरारें भी पड़ती हैं, कुछ जगह खाली भी छूट जाती है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है और जब इन धरती में जब दरारें पड़ जाती हैं तब इन दरारों में सूर्य की किरणें प्रवेश करती है और धरती के अंदर जो नमी संचित होती है उस नमी को वाष्प बनकर फिर से वातावरण में लौटा देती है। पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। देखिए क्या कहा है कि मरुभूमि में रेत के कण जो है यानी बालू रेत के कण बहुत छोटे होते हैं और बिखरे रहते हैं। जब वर्षा होती है तब ये कण आपस में चिपकते नहीं हैं, ये बिखरे हुए रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपस में लगाव नहीं है, अर्थात ये कण जो गीले होकर आपस में चिपकते नहीं हैं, इसीलिए अलगाव की स्थिति भी नहीं होती है। अर्थात वहाँ पर मरुभूमि में दरारें नहीं पड़ती हैं। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी जरूर हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते और वर्षा में ये कण जो है बालू रेत के कण भारी जरूर हो जाएंगे किंतु ये अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे, अर्थात इस भूमि पर दरारें नहीं पड़ती हैं। इसीलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करता है, एक तरफ तो जमीन के अंदर जो खड़िया पत्थर की पट्टी चल रही है वो उस जल को की रखवाली करती है, वो भूतल तक नहीं जाने देती है। तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है जो सूर्य की किरणों को धरती में प्रवेश नहीं करने देता है और इसीलिए वहाँ मरु प्रदेश में धरती के अंदर नमी बनी रहती है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी मिलता है। मरुस्थल के प्रदेशों में जब वर्षा होती है तो बूंद बूंद कर पानी जो है धरती के अंदर समाता है और जहाँ खड़िया पत्थर की पट्टी चलती है वो उस जल को वहीं रोक लेती है और बालू रेत में उसकी नमी फैल जाती है। अब लोग वहाँ पर कुएं बनाते हैं और
जो बूंद बूंद करके पानी धरती के अंदर गया है वही बूंद बूंद रिस कर कुएं के अंदर पानी इकट्ठा होने लगता है और खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी लोगों को प्राप्त होता है। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया। मंथन का अर्थ होता है विचार विमर्श किया। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। पहला रूप है पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी जो है वह पालर पानी कहलाता है। ये धरातल पर बहता है और इसे नदी तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। पानी का दूसरा रूप उन्होंने बताया है पाताल पानी। यह वही भूजल है जो कुओं से हमें मिलता है, कुओं से निकाला जाता है, ट्यूबवेल से निकाला जाता है। जो भूतल से जो पानी हमें प्राप्त होता है वह पाताल पानी कहलाता है। तीसरा पानी का रूप है पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी, जो धरातल से नीचे तो उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया। पानी रेजानी पानी कहलाता है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है और रेजा का माप धरातल में हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई हुई वर्षा को नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 उंगल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 उंगल रेजा कहते हैं। देखिए, तीसरा पानी का रूप था रेजानी पानी, जो सतह पर भी नहीं रहता है, जमीन की सतह पर रुका हुआ भी नहीं रहता है और भूतल तक भी नहीं जाता है, बीच में ही रुक जाता है। अर्थात जो कुएं का जो पानी है वह रेजानी पानी होता है, क्योंकि वह खड़िया पत्थर की पट्टी चलने की वजह से बीच में ही रुका रहता है। ये मीठा जल होता है, इसे रेजानी पानी कहते हैं। और धरती के अंदर कितना पानी गया है उसको नापने के लिए इंच या सेंटीमीटर का प्रयोग नहीं होता है बल्कि रेजा शब्द का प्रयोग होता है। और जितने उंगल पानी गया है तो रेत के गीलेपन से ये जांचा जाता है कि कितने उंगल पानी अंदर समाया है। उसे जैसे मानो 5 उंगल भीतर पानी समाया है तो उस वर्षा को कहा जाएगा कि 5 उंगल रेजा कहेंगे। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। विशिष्ट रूप क्या है उसका मीठेपन का गुण जो है खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। यानी कि खड़िया पत्थर की पट्टी जिन क्षेत्रों में चल रही है वहाँ रुका हुआ रेजानी पानी जो है वह तो अपने मीठेपन के गुण के साथ होता है, किंतु जब जिन क्षेत्रों में खड़िया पट्टी नहीं होती है वहाँ पर बीच का रेजानी पानी भी नीचे नीचे उतरकर पाताली पानी से मिल जाते हैं और अपने मीठेपन के गुण को खो देता है। और पाताली पानी यदि खारा है तो उसमें मिलकर रेजानी पानी भी खारा हो जाता है। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारो कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। यानी चेजारो जो कि कुएं खोदने का कार्य करते हैं वह कुशलता पूर्वक और सावधानी से कुएं खोदने का कार्य करते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है। चिनाई करना अर्थात ईंट से चूने से मिट्टी को मिलाकर और चिनाई का जो कार्य किया जाता है, कुएं को अंदर से पक्का किया जाता है। तो चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारो के प्राण ले सकती है। यदि इसमें थोड़ी भी कोई कमी रह जाए तो रेत ढह सकती है और अंदर काम कर रहे चेजारो के प्राण निकल सकते हैं। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम को चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी भसके या धसे नहीं। भसके का अर्थ होता है भर भरा कर गिर न पड़े, धसे नहीं। इसीलिए एक दिन में थोड़ी खुदाई की जाती है, फिर काम रोक दिया जाता है, फिर जितनी खुदाई हुई है उसकी अंदर से चिनाई की जाती है और फिर एक दिन काम रोककर अगले दिन जब वह सूख जाती है उसके बाद दोबारा खुदाई की जाती है। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। यानी 20-25 हाथ तक जब कुएं को खोद दिया जाता है तो अंदर गर्मी बढ़ती जाती है।
तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवांजी को राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का ये कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चुनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता है, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। यानी कि कई जगह पर ऐसा भी होता है कि बालू रेत को चिनाई के द्वारा रोका नहीं जा सकता है और मिट्टी जो है बार बार खोदते हुए गिरती जाती है, तो वहाँ पर रस्से का प्रयोग किया जाता है, रस्से से उसे बांधा जाता है। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 उंगल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुएं कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते जाते हैं। खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती है। रस्से का आखिरी छोर ऊपर ही रहता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहली दिन की जमाई हुई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। ऊपर छुटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। देखिए, जहाँ पर चिनाई से काम नहीं चलता है, वहाँ पर खीप नाम की एक घास होती है, उससे एक मोटा रस्सा बनाया जाता है और उसको कुएं के अंदर लपेटा जाता है। ठीक है, और जब उसको लपेटते जाते हैं, एक दिन में जितना लपेटा है, उसके बाद दूसरे दिन जब कुएं का काम फिर से होता है, तब जो एक दिन पहले जो लपेटा हुआ रस्सा है उसको कुएं में नीचे खिसका दिया जाता है और ऊपर फिर से नया रस्सा लपेटा जाता है और बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी की जाती है। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं के रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं, यानी लग जाते हैं, और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुएं की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बनाना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ कुएं खुद रही है कि रस्सा बन रहा है।